गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। उससे आगे अब देखिए हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है देखिए, समझने के हिसाब से रेजोनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम केवल उसका ब्रीफ पढ़ेंगे, उसकी समरी पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में नहीं जा करके हम हल्का सा देखेंगे कि हमें ये पता लग जाएगा कि रेजोनेंस किस तरह से काम करता है केवल। ठीक, रेजोनेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को जिन मॉलिक्यूल की को एक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है वो नहीं समझा सकते हैं, उसको हम कई स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझा सकते हैं। उन्हें स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, वो संरचनाएं जो होती हैं, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको एक स्ट्रक्चर या एक संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, उनको समझाने के लिए उनकी कई संरचनाएं बनानी पड़ती हैं। उन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं और इस परिघटना को, इस फिनोमेना को रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। तो देखिए ये अनुनाद क्या होता है और किस तरीके, तो मैंने बता दिया क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसका इफेक्ट लगता है और उससे कार्बोकेटायन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस प्रकार से चेंज होती है वो देखिए। अनुनाद हमेशा कॉन्जुगेशन में लगता है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि एक छोड़ करके, जैसे सब इस तरह से आप लोग देखिए, इसको मैंने ये ड्रा किया है, देखिए आप, मैंने ये ड्रा किया है, तो इसका मतलब है ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम, ये चौथा कार्बन एटम है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ये लाइन खींचो तो एक बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। और अब मैंने ये बना दिया, देखिए तो ये हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी मैंने लाइन खींची तो ये हो गया डबल बॉन्ड। देखिए ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाए और ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। देखिए इसको मैं वैसे बनाता हूं, इस स्ट्रक्चर को CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो है। 1 2 3 और 4 कार्बन एटम है, तो 1 2 3 और 4 कार्बन एटम, पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तीसरे चौथे के बीच में भी डबल बॉन्ड है। तो मैंने कहा कि ये यहां से, देखिए आप इधर कि ये यहां से यहां चला जाए, तो ये यहां से यहां चला जाए और देखिए ये बनेगा CH2 देखिए ये बनेगा कि ये डबल बॉन्ड यहां से ये बॉन्ड टूट करके यहां गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए डबल बॉन्ड के, तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। और देखिए आप एक हल्की सी बात देखिए, अगर मैं कहीं पर इस तरह का तीर लगाता हूं, ये डबल हेडेड है, तो इसका मतलब होता है कि यहां से इस जगह से 2 इलेक्ट्रॉन, इस जगह से 2 इलेक्ट्रॉन उठे और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए हैं। अगर मैं कहीं पर ये एरो लगाता हूं, देखिए ऐसा आधा वाला, ये आधा वाला, तो इसका मतलब है यहां से 1 इलेक्ट्रॉन उठा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। ये आधा तीर, ये देखिए आधा, ये आधा तीर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को शो करता है और ये जो है ये पूरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है, ये पूरा इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो मैंने यहां से यहां किया तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे यहां चले गए, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने यहां पर बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड यहां से यहां चला गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पहुंच गए। जब ये डबल हेडेड एरो किसी एटम पर जाकर रुकेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन दिखाई जाएंगे, यानी चार्ज दिखाई जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से हैं, तो वहां पर चार्ज दिखाई जाएगा। और ये डबल हेडेड एरो जब किसी बॉन्ड पर जाकर टिकेगा तो वहां पर चार्ज नहीं दिखा करके वहां पर बॉन्ड दिखाया जाएगा। जैसे यहां से उठा और यहां पर दिखाया, हमने इस बॉन्ड पे दिखा रखा है, तो यहां पर ऐसे माइनस चार्ज नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा, बॉन्ड दिखाया जाएगा, जो मैंने यहाँ पर बॉन्ड ही दिखाया है। बात समझ में आ गई। डबल हेडेड एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और सिंगल हेडेड एरो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कभी ऐसा हुआ
यहाँ पर ये बॉन्ड था और ये ऐसे दिखा दिया और इधर ऐसे दिखा दिया इस एटम पे। तो सब इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है, ये आ गया था एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे, लेकिन यहाँ पर इस बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता क्योंकि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं दिखाया जाएगा। जो दिखाया जाएगा वो हमेशा ए और बी, देखिए ऐसा या तो ऐसा दिखाया जाएगा, ये ऐसा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, तो ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया और साथ में बी पर भी क्या चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। या फिर ऐसा दिखाया जाएगा ए डबल बॉन्ड बी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये हो गया ए पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए और साथ में बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इस तरह से दिखाया जाएगा। तो चलिए, जो मैंने एरो की बात की थी कि एक बार से एरो बना रहे हैं तो आप लोगों के समझ में आ जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाए इस बॉन्ड पे, तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा। तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में देखिए रेजोनेंस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी उसमें पार्शली हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ जो है विस्थानीकृत हो रहे थे, यानी एक तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गए, यानी रेजोनेंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे, एक एटम से दूसरे एटम पे, या बॉन्ड से एटम पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है रेजोनेंस में। तो पहली बात तो ये थी कि सब रेजोनेंस क्या होता है वो हमने बताया, रेजोनेंस में जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात यह है रेजोनेंस जो है कॉन्जुगेशन में होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसा में है, ऐसे में ही रेजोनेंस होगा। लगातार 2 डबल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं हो सकता, या लगातार 2 सिंगल बॉन्ड में भी रेजोनेंस नहीं हो सकता। रेजोनेंस का मतलब है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब है एक का अंतर, डबल बॉन्ड फिर एक का अंतर आके फिर डबल बॉन्ड। तो एक अंतर क्रम का मतलब हुआ कि एक अंतर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस जो है वो कॉन्जुगेशन में ही होगा। दूसरी बात, अगली बात देखिए, रेजोनेंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, एटम्स का मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ पर कोई भी एटम जो है अपनी जगह से हिला नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे नहीं गया, या किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे नहीं आया, यानी कि एटम्स का ट्रांसफर नहीं होता है, एटम्स का मूवमेंट नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। रेजोनेंस जब होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, और सिस्टम जो होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उसकी एनर्जी रिलीज होने के बाद कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, और जब किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। रेजोनेंस जब भी होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। जितनी ज्यादा अनुनादी ऊर्जा होगी, अर्थात जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये था रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस जो है वो किस तरह से काम करता है। अब देखिए रेजोनेंस जो है वो पाई इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही संपन्न होता है। रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये देखिए, कोई भी 2 एटम है, इन 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड अगर बना हुआ है तो ये बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। हमेशा पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हो तो उनमें से एक बॉन्ड, वो सब ऊपर वाला होगा नीचे वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमने बता रखा है इस तरह से। कोई एटम्स के बीच में लाइनें थोड़ी खींची हुई होती है, ये तो हम उसको समझाने के लिए बता दें। तो उन 2 बॉन्डों में से कोई एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दो बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और माना कि अगर 3 बॉन्ड हुए तो एक सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे।
तीन में से एक तो सिग्मा होगा और दूसरा भी पाई होगा और तीसरा भी पाई बॉन्ड होगा। तो रेजोनेंस में हमेशा पाई बॉन्ड भाग में लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट या सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहां देखिए पहले भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ बाद में भी सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये ऐसी स्थिति में वापस बनेगा तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये और ये कर रहे हैं। देखो इन्हीं दो बॉन्ड्स का मूवमेंट हो रहा है। तो रेजोनेंस जो है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को किस तरह से हम समझा सकते हैं। देखिए कोई कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है। देखिए तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाए तो देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा ये वाला, और ये बॉन्ड यहां जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई भी चार्ज होता है अगर वो डीलोकेलाइज होता है, डीलोकेलाइज का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और रेजोनेंस के कारण चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, उसकी जगह बदल रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है देखिए तो क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ जाए तो देखिए यहां पर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां तो डबल, और ये डबल बॉन्ड पहले से ही है, ये तो है ही ऐसे, इसका तो हमने कुछ किया नहीं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए आगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाए तो यहां पर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर तो पहले से था और अब यहां बन गया और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस के कारण जो है वो चार्ज जो होता है वो डीलोकेलाइज होता है, यानी वो घूमता है और घूमने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी अभी एक कार्बन पे नहीं रहा है चार्ज, ये सब पे बढ़ गया है, 5 कार्बन पे बढ़ गया है, तो 5 कार्बन पे बढ़ गया तो उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही बढ़ रही है। तो ये है रेजोनेंस। देखिए अगर यहां पर तो रेजोनेंस जो है वो हमेशा किसको, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। रेजोनेंस जो है ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देखिए इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कार्बोकेटायन की तरफ जा रहे हैं, कार्बोकेटायन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसमें भी देखिए कार्बोकेटायन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कैसे कर रहा है, हल्का फुल्का नहीं, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे हैं और वहां से कार्बोकेटायन को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए अब देखिए अगर यहां पर ये फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, तो देखिए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी ये बढ़ा दे रहा है। ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां देखिए और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये यहां आ गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यहां पर तो इस बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन आते ही देखिए यहां पर तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां तो बॉन्ड बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक तो चला गया यहाँ पे, यहां पर एक बचा और एक क्या हो जाएगा, इस एटम पे आ जाएगा। एक क्या होगा, ये जो लास्ट एटम है इस पे आ जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये देखिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन ये ओड इलेक्ट्रॉन ये भी रेजोनेंस में डीलोकेलाइज हो जाता है। डीलोकेलाइज होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस के कारण कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल दोनों की ही स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और साथ में कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। देखिए कैसे, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, देखिए तो ये नेगेटिव चार्ज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां बॉन्ड बनाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन
यहाँ चले जाएंगे। बस अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जाने की क्या जरूरत है, बॉन्ड तो यहाँ बनेगा। अरे देखिए इस कार्बन के बाद जो है अभी तक जो है पूरे 4 बॉन्ड बने थे, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो पूरे 4 बॉन्ड बने हुए थे। जैसे ही ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये 5वां बॉन्ड होगा, जबकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये इस बॉन्ड का टूटना जरूरी है। बस अब इन दोनों में से कौन सा टूटेगा, इन दोनों में से पाई बॉन्ड ही टूटेगा। पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ जाएगा और देखिए ये बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे फिर होगा तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रेजोनेंस के कारण कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल तीनों की ही जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको कार्ब एनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन बोलते हैं। तो रेजोनेंस जो है कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल तीनों की ही स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। चलिए अब देखिए रेजोनेंस 2 तरह का होता है, वो मैं 2 तरह के आपको बता देता हूं और उसके ग्रुप आपको बता देता हूं। देखिए रेजोनेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है +R, कुछ जगह ये +M भी लिखा होता है, एक होता है -R या -M भी लिखा होता है। इस रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं और कुछ जगह उसको -M और +M से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह उसको +R और -R से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब देखिए हमें ये तो पता लग गया है कि सब रेजोनेंस जो है वो किस तरह से काम करता है। वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में अगर डबल बॉन्ड होता है तो काम करता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो काम करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो काम करता है। इसके साथ ही डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में अगर और इलेक्ट्रॉन होता है तो भी काम करता है, और अगर लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो भी काम करता है। ये उसकी 4-5 कंडीशंस होती हैं। लेकिन रेजोनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसको जो है पूरे को समझा पाना यहाँ अपने लिए संभव नहीं है। ये आपने पिछली क्लास में 12th में या 11th में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अब हम उसको केवल ब्रीफ इसलिए देख रहे हैं कि आप लोगों को एक बार से याद आ जाए ताकि अपना काम आसान हो जाए, क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी। देखिए तो +R या +M और -R और -M वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक NH2 OR OH OCOR NHCOR। ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये देखिए मैंने सिंपल से ग्रुप लिखे हैं आप लोगों को, आप टेबल बनी हुई है बुक में, आप उसको याद कर लीजिए। मैं तो केवल समझाने की दृष्टि से लिखे हैं। सब ऐसे ग्रुप जिन पर लोन पेयर होता है, जैसे Cl है इस पर भी लोन पेयर होता है, Br है इस पर भी लोन पेयर होता है, F है इस पर भी लोन पेयर होता है, I है इस पर भी लोन पेयर होता है। तो जिन एटम्स पे लोन पेयर होता है वो लोन पेयर रखने वाले एटम्स से, यानी जिन पर एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो सभी +R दर्शाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। देखिए -R वाले जो है या -M वाले जो ग्रुप होते हैं वो देखिए CHO है, COOH है, COR है। COR का मतलब क्या हुआ, देखिए कीटोनिक ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड OR, ये रहते किससे जुड़ा हुआ, कीटोनिक ग्रुप है जी। NO2 है, CN है। इन पे देखिए जिस एटम से जुड़े हुए हैं उस एटम पर बेसिकली लोन पेयर नहीं है, या है तो उसके पास में उस एटम से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं। कौन से एटम जुड़े हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और ये जो है वो उधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
यानी कि नाइट्रोजन की संरचना को आप देखिए, इसको NO2 को देखिए डबल बॉन्ड हो, तो अगर ये आगे किसी से जुड़ा हुआ है कार्बन और उसके पास डबल बॉन्ड है, मैंने कहा कॉन्जुगेशन जरूरी है रेजोनेंस के लिए, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, कभी भी ये इधर से इधर नहीं जाएंगे। इधर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जाता है, तो ये इधर से इधर जाएंगे, तो ये इधर से इधर जाएंगे। तो इसने ओवरऑल चैन से क्या किया, इलेक्ट्रॉन से, इस ग्रुप ने चैन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं, अपनी तरफ खींचे तो खींचने वाले को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो कैसा लगेगा, -R इफेक्ट लगेगा। ऐसे ही हम CHO की बात करें तो देखिए C डबल बॉन्ड O और H, और अगर ये किसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये इधर ऑक्सीजन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। तो ओवरऑल इस ग्रुप ने चैन में से इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी ओर, तो ये इफेक्ट कैसा लगेगा, -R लगेगा। और ये इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन कैसे खींच रहा है, रेजोनेंस के कारण, क्योंकि कॉन्जुगेशन बना हुआ है, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इसको हम -R इफेक्ट कहेंगे। अगर मान लो किसी चैन के साथ देखिए C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर I जुड़ा हुआ है, देखिए तो I के पास जो है वो क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। तो इस चैन यहां तक है चैन, तो चैन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप ने क्या किया है, चैन में इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और दिए कैसे, कॉन्जुगेशन की वजह से दिए, रेजोनेंस से दिए, तो इसका +R इफेक्ट कहलाएगा। अगर देखिए यहां पर NH2 जुड़ा हुआ है, देखिए दो है N और H2, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, तो देखिए अभी ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसको इधर खींच नहीं सकता, इसको इधर खींचेगा, अगर इनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से, सॉरी लोन पेयर इधर से इधर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, आगे जाएंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल इस ग्रुप ने, ये ग्रुप है, ये ग्रुप इस चैन से जुड़ा हुआ, तो इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस चैन की तरफ दिए हैं, और कैसे दिए हैं, रेजोनेंस की वजह से दिए हैं, तो ये कहलाएगा +R, यानी देने वाला जो रेजोनेंस का इफेक्ट है, यानी रेजोनेंस के कारण अगर इलेक्ट्रॉन चैन की तरफ जा रहे हैं तो वो जो है कहलाएगा +R, और अगर रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन चैन से खींचे जा रहे हैं, चैन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो कहलाएगा -R। तो ये दो तरह का रेजोनेंस होता है, +R और -R, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।